नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ तमाम डॉक्टर्स एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। सरकार भी कह रही कि ठंड से बचना बेहद ज़रूरी है और विंध्य का जो इलाका है वहाँ पर ठंड का प्रकोप बहुत अलग तरीके से रहा है। अभी हालांकि थोड़ा सा ठंड कम हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ठंड तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन ठंड में कैसे घर पर रहकर ही सुरक्षित रहें, किस तरह से सावधानियां बरतें और क्या मेडिसिन्स हैं उपयोगी जो ठंड के समय अगर बुखार होती है, ठंड लगती है, उन सब चीज़ों में क्या कुछ करें। आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल देखे होंगे, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि इस पर आयुर्वेद क्या सोचता है। और आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। सर से समझेंगे कि कैसे इस ठंड में बचना है और किस तरह से जैसे कुछ लोग वर्किंग हैं तो उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, वो कैसे बचाव करें और क्या कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बताइए अब विंध्य की ठंड से कैसे बचाव हो पाए। एक्चुअली है क्या कि हम यदि अब एज वर्ग को बांटें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। बच्चों को, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। तो जो ठंड की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को और वृद्धों को होती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। ये थोड़ी भी ठंड बढ़ गई तो उनको सर्दी जुकाम, यदि लापरवाही उसमें की गई, 1-2 दिन सर्दी जुकाम रहा, 3 दिन तक, तो वो निमोनिया में भी चेंज हो जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो बहुत जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ने देना है। कम से कम धूप हो जाए, धूप के बाद ही बिस्तर छोड़ने के लिए बोले। और उनको आजकल खट्टी और तीखी चीज़ें और जो जिनकी तासीर ठंडी हो स्वभाव से, उनसे थोड़ा दूर रहें। और थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर, जो आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर हैं, उनको भी दें, तो जिससे उनको दिक्कत ना हो। और जो यंग एज हैं, एडल्ट हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। उसमें एक कुछ वर्ग है जो कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको इम्यूनिटी बूस्टर लेना है। और कोशिश करना है कि यदि बाहर जाएं तो बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट वगैरह लगा के रखें, नाक कान मुंह बांध के चले, जिससे हवा ज़्यादा ना लगे। और उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो प्रॉपर वे पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वृद्धों को। वृद्धों में समस्या क्या है कि अधिक बहुत सारे जो परसेंटेज है वो बीपी पेशेंट की है। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जिनका बीपी नॉर्मल था, वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा आ रहा है। ठंड जैसे ही बढ़ती है तो थोड़ा सा बीपी अप करता है। तो उसका रीज़न क्या है, कैसे अप करने का क्या रीज़न हो सकता है, ठंड के कारण की? नहीं, ठंड के कारण से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब रक्त की जो नलिकाएं वो सिकुड़ती है थोड़ी सी। जब सिकुड़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो तो स्वाभाविक है। तो नॉर्मल वालों को तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर पहले से है, अब ब्लड पहले से बढ़ रहा है। आजकल क्या है, हम एज ए डॉक्टर मुझे देखने को ये मिल रहा है कि लोग, जिसे भी डॉक्टर ने बीपी की दवाई लिख भी दी, तो अब एक मेंटालिटी है कि रोज़ खाएंगे तो आदत बन जाएगी, तो वो हफ्ते में कोई एक गोली खा रहा है, कोई 2-3 दिन में खा रहा है। या कोई ऐसा है कि जिसको जब बहुत ही ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है तभी वो खाना स्टार्ट करता है। लापरवाही है। तो यदि सबसे पहले तो जिनको घबराहट चक्कर लग रही है तो पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, बीपी शुगर चेक कराइए। यदि बीपी बढ़ा आ रहा तो प्रॉपर वे पे जो बीपी की मेडिसिन दी गई है जिन डॉक्टर्स के द्वारा, उनको प्रॉपर वे पे लें। इस समय लकवे के केस या स्ट्रोक के या हार्ट अटैक के केस इसीलिए बढ़ते, लापरवाही, सबसे ज़्यादा लापरवाही। यदि लापरवाही ना की जाए तो दिक्कत कम होती। तीसरी क्या है, महिलाओं में, महिलाएं सुबह से उठ के काम करने लगती हैं ठंड में, तो उनके हाथ क्या होता है कि जो हाथ और पैर की वेसल्स हैं, रक्त की नलिकाएं, वो बहुत पतली होती हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठंड में, और ठंड के कारण से वो और सक्रिय हो जाती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उनके हाथ शून्य पड़ने लगते हैं, लाल पड़ते हैं। ये ज़्यादा ठंड में काम कर ली तो महिलाओं को खासतौर पर अपने हाथ को गर्म रखना है। कोशिश करना है कि गर्म रखें, जिससे वहाँ प्रॉपर वे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, हाथ शून्य ना हो। और जिनको भी दिक्कत है प्रॉपर वे पे डॉक्टर, आयुर्वेद चिकित्सक या अन्य जहाँ पे भी वो दिखा रहे हैं, उनको उनकी सलाह लें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। अच्छा, जैसे यंग एज में हैं, वर्किंग लोग हैं तो उनको तो मूव करना पड़ेगा और सीधे सीधे उस तरह से बचाव नहीं हो सकता, ठीक है, हेलमेट पहन के जा रहे हैं, कुछ है। थोड़ा बहुत अगर सिम्टम्स आते हैं कि ठंड जैसा लग रहा है, सर में दर्द है या सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है, तो आयुर्वेद क्या रिकमेंड करता है कि कैसे उस चीज़ का बचाव। जैसे एक चीज़ और उसके कारण भी कुछ लोगों को देखा कि कुछ और इश्यूज़ हो जाते हैं कि
रूम हीटर बहुत ज़्यादा हीट करके रूम रह रहे हैं, फिर अगर चेंज हो रहा तो उससे भी दिक्कत हो रही, तो क्या कंटिन्यूस हीटर के सामने रहना चाहिए? देखिए क्या होता है कि यदि हम हीटर में रहते हैं, हीटर में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे पे वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। और कोशिश करना चाहिए कि लगातार हीटर ना चलाएं। हीटर यदि रूम गर्म हो चुका उसके बाद हीटर को बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी कोई चीज़ गर्म होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन जलेगी, और यदि प्रॉपर वे पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, रूम ब्लॉक है, तो उस कमरे का ऑक्सीजन घटेगा, घुटन हो सकती है लंबे समय तक, रात भर लगा के आप सोएंगे तो। दूसरा क्या होता है, आयुर्वेद गर्म एक मॉडर्न साइंस नहीं मानता, लेकिन आयुर्वेद गर्म और ठंड को मानता है। यदि आप एक एटमॉस्फेयर में हमारा शरीर है, अचानक ठंडे वातावरण में जाएगा तो अडॉप्ट नहीं कर पाता, और जब अडॉप्ट नहीं करता था तो वहीं दिक्कत होती है। तो आपको गर्म ठंड में, यदि आप रूम में हीटर हैं, अंदर बाहर बार बार हो रहे हैं, तो आपको निस्संदेह समस्याएं होंगी। तो आयुर्वेद में क्या मेडिसिन ठंड में ज़रूरी हैं, किस तरह की दवाइयाँ, या फिर घरेलू कौन से ऐसे नुस्खे हैं कि लोग अपनाएं ठंड से बचने के लिए? सबसे पहले तो हमारे घर में जो है, हर घर में तुलसी का पौधा होता है। तो यदि तुलसी के, यदि चाय पी रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें तुलसी डाल के, और यदि दूध पी रहा है तो दूध तुलसी गर्म करके, और आयुर्वेद में जितनी ऊष्ण औषधियाँ हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करना है। ऊष्ण औषधियाँ जैसे आपको अदरक, आयुर्वेद के पद्धति से ऊष्ण औषधि है। यदि ठंड है, यदि हम साथ में ऊष्ण औषधियाँ लेंगे तो हमें नाक कान गला संबंधी बीमारियाँ कम होंगी, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी कम होगी, और उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर जैसे गिलोय है, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। आजकल क्या हो जाता है कि हम लोग समझते तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं समझते। गिलोय का काढ़ा लेने के लिए बोला गया है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, थोड़ी मात्रा में कुछ दिनों तक लिया जाए, फिर उसको एक प्रॉपर इंटरवल पे रोका जाए, फिर लिया जाए, तो उससे क्या है, आपकी इम्यूनिटी लगातार बूस्ट रहेगी। हो क्या जाता है कि यदि व्यक्ति क्या करते हैं कि लगातार एक ही दवाई लंबे समय तक लेते हैं, तब फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। यदि कोई भी चीज़ को लगातार लिया जाए तो वो फायदा भी करना बंद कर देती है। आयुर्वेद में 7 में शब्द आया है, यदि ऐसे लिखा गया है कि यदि जहर भी लगातार लिया जाता है तो असर बंद हो जाता है, तो सेम मेडिसिन के लिए भी है। मतलब इस तरह से एहतियात रखें और घरेलू जो नुस्खे हैं उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूसरा एक बड़ा सवाल है, पूरा सोशल मीडिया पैक्ड है इस समय, अगर आप स्क्रॉल में जाएं और देखें तो एक चीज़ समझ में आती है कि शुगर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, डायबिटीज़ को लेकर जो भ्रांतियां हैं, 2-3 तरह के क्लेम होते हैं कि जीवन भर ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा है कि आयुर्वेद दावा करता है कि नहीं, बिल्कुल क्योर हो सकती है। कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ख़त्म भी हो सकती है। इन सब चीज़ों के बीच में आप कैसे देखते हैं उसको, क्योंकि इस पर बहस अभी भी जारी है और ये कहा जाता है कि नहीं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आयुर्वेद के अलग दावे हैं और आयुर्वेद का ये कहना है कि धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, आयुर्वेद में शुगर की बीमारी को मधुमेह बोला गया है। मधुमेह जो है, जो बीमारी है प्रमेह के अंतर्गत आती है। प्रमेह एक बीमारी है जिसमें 3 प्रकार की बीमारियां, वातज, पित्तज और कफज। तो जो मधुमेह है उसका वातज प्रकार है। अब वातज प्रमेह को असाध्य की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यदि साथ में लिखा भी गया है कि यदि हम लाइफ स्टाइल को सुधार लें, दिनचर्या सुधार लें, जीवनचर्या सुधार लें, तो यदि लगातार हम अपनी जीवनचर्या को सुधार के रखते हैं, लाइफ स्टाइल को सुधार के रखते हैं, तो मेडिसिन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अब होता क्या है कि आजकल सोशल मीडिया है, रिव्यूज पाने हैं, कुछ भी कुछ क्लेम कर देना है। मेरा पर्सनल मानना है कि जब आयुर्वेद ने ही लिख दिया असाध्य है, तो फिर वहाँ पे डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस पे को समझना है। यहाँ पे
मॉडर्न और आयुर्वेद को मिला के देखें तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के रखते हैं बहुत कुछ, तो आयुर्वेद जो शुगर के लिए मेडिसिन है उनकी आवश्यकता नगण्य पड़ती है। समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी मेंटालिटी की। जब हमारे पास थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, हमें विषय का नॉलेज नहीं है, तो हमको लगता है कि हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे से अच्छी दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हम अपनी जीवन शैली को सुधारने पे ध्यान दें। आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, जब तक जीवन शैली नहीं सुधरेगी तब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। मेरे पास ऐसे कई मरीज हैं प्रत्यक्ष में जो अब शुगर के रोगी नहीं हैं, उनके शुगर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने शुरुआत में दवाई खाई, उसके बाद वो जीवन शैली अपनी उन्होंने संयमित रखी है, उनको कभी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने पूछा कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, आयुर्वेद क्या कहता है, तो मैंने उसको उस परिभाषा में। लेकिन मेरा प्रत्यक्ष जो उदाहरण है कि यदि आपने जीवन शैली सुधार के रखी है, आपने खान पान ठीक रखा है, आप प्रॉपर आहार व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, तो लगभग चीज़ें ठीक रहती हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कि मेरे पास पिछले 5-7 सालों में शुगर की मेडिसिन खाते खाते या शुगर के कारण से शुगर कंट्रोल ना होने के कारण से डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, किडनी फेल्योर, सीकेडी, ये इनके पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और वो केवल वो तब आ रहे हैं जो 5 साल 10 साल से पहले तो उनकी दवाई 1-2 गोली शुरू हुई थी, फिर 2 गोली, फिर 3 गोली, फिर 4 गोली, फिर इंसुलिन में भी जो उनकी यूनिट्स होती होंगी बढ़ती गई। और उनको पहले उन्होंने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने बड़े सेंटर पे दिखाया, फिर और हायर सेंटर पे दिखाया, बढ़ाते गए। पूरा का पूरा केवल और डिपेंडेंट डॉक्टर पे है। मैं बहुत पहले एक डॉक्टर की एक सलाह सुन रहा था, हार्ट स्पेशलिस्ट है, मुझे शुगर पे यथार्थ दिखती है। उन्होंने ये कहा था कि एक पेशेंट आया मेरे पास, वो हार्ट का पेशेंट था, उसके ब्लॉकेज थे। मैं यूट्यूब पे उनका वो देख रहा था कन्वर्सेशन, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शुरू में आया, फिर 3 महीने बाद उसको फिर हार्ट में थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, मैंने फिर डोज बढ़ा दी, फिर 6 महीने बाद आया, फिर मैंने डोज बढ़ा दी। करीबन 1 साल तक मैं उसको ये करता रहा। 1 साल बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। यदि कहीं वो और दिखा रहा हो तो वो रीवा कह रहा हूँ, इंडिया के बड़े सर्जन थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि यदि कहीं और दिखा के आया होता तो ये मैं कहता कि मेरे पास सही समय में नहीं आया, शुरू से ही मुझे दिखा रहा था, आखिरी तक मुझे दिखाया, तब भी हार्ट अटैक को नहीं रोक पाया। एनालिसिस, उन्होंने कहा मैंने एनालिसिस ये किया कि मैंने इसको सही सलाह नहीं दी। यदि कहा होता कि आप खान पान कंट्रोल कर लो, एक्सरसाइज करो, ब्लॉकेज घटाने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आज ये इनकी दवाई डोजेज बढ़ने के बजाय घट गई होती। हो सकता है सब डॉक्टर ना करते हो, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों में ये कमी भी है कि ओपीडी संख्या बढ़ाने के चक्कर में वो सही सलाह दे नहीं पाते, देने का समय नहीं है, बढ़े हैं। तो शुगर के लिए सबसे पहले तो दवाई से ज़्यादा पेशेंट को सही सलाह, सही रास्ता, सही जीवन शैली बताना जरूरी है। यदि वो समझ गया तो उसका जीवन आगे के, शुगर तो बहुत छोटी सी बीमारी है, सामान्य तरीके से कटेगा, चलता ही रहेगा। और दवाई की आवश्यकता, यदि बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया तो दवाई की आवश्यकता नगण्य पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आपके पास पेशेंट्स हैं ऐसे जिनको अब दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती? कम से कम 100 होंगे जो शुरुआत, लेकिन उनकी कंडीशन एक थी, वो डायरेक्ट आयुर्वेद में आए, उन्होंने अन्य मेडिसिन नहीं ली। क्या होता है कि आप कोई अन्य मेडिसिन ले लेते हो तो उसकी एडिक्शन और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर उनको हटाना बड़ा कठिन होता है। हटती भी है तो पेशेंट उतना धैर्य के साथ ट्रीटमेंट नहीं करा पाता, क्योंकि पेशेंट इतना आज के ज़माने में अधीर हो जाएगा, उसका 2 महीने में, चाहे वो ज़िंदगी भर दवाई खा लेगा चलेगा, लेकिन रिजल्ट 4 महीने में उसको चाहिए, 2 महीने में। अच्छा, ये जो डिस्कोर्स है, मैं आपसे जब भी बात करता हूँ तो इस चीज़ को लेकर ज़रूर बात करता हूँ कि ये विश्वास वाला जो मसला है, एक बड़ी लड़ाई है, आयुर्वेद बनाम एलोपैथी चल ही रही है, कंटिन्यूस है, सबके दावे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैंने देखा, आपके सोशल मीडिया पे भी दिख रहा था कि फुटफॉल बहुत बढ़ा है, लोग आयुर्वेद की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
उन मेडिसिन जिनका नुकसान हो रहा है उसके बाद उनको लगता है कि कम से कम ऐसा ट्रीटमेंट लें कि शरीर को और नुकसान ना हो, धीरे धीरे भले चल के इम्प्रूवमेंट हो। तो कैसे देख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो रीवा और विंध्य में कि किस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं आयुर्वेद से, कितना रिलीफ मिल रहा है, नंबर्स कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं? एक्चुअली है क्या कि रीवा की सबसे बड़ी अच्छी बात है, रीवा में आयुर्वेद कॉलेज है। जब कहीं कॉलेज होता है तो वहाँ विशेषज्ञ की संख्या होती है, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे चिकित्सक होते हैं। और जब समस्या कहाँ आ रही है कि पहले तो हम दिखाते रहते, जो भी हमें लोकल डॉक्टर मिला, पहले तो बंगाली के स्तर पे दिखाते, फिर अपन डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे जो भी डॉक्टर मिलते हैं, जब कहीं ठीक नहीं होता तब फिर आयुर्वेद में शिफ्ट होते हैं। और यदि आयुर्वेद को समय दे देते हैं तो बहुत सारे, लगभग परसेंटेज उनकी बहुत ज़्यादा है, वो ठीक होके जाते हैं। मेरा लोगों से ये अपील है कि आयुर्वेद रोगों को तो ठीक करता है, आपकी जीवन शैली को भी सुधारता है। तो आयुर्वेद को मौका पहले दे कि वो रोग बढ़ने ही ना पाएँ। अभी एक मानसिकता में समझ में नहीं आ रही कि जैसे मेरे पास कोई पहचान का व्यक्ति आया, कहीं कोई समस्या है, तो कहता सर पहले तत्कालिक राहत ले लें, फिर आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। यदि इमरजेंसी कंडीशन है तो तत्कालिक राहत की ज़रूरत है, लाइफ सेविंग दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो हमें आयुर्वेद में पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कर देना चाहिए। फिर उसके बाद नहीं हो रहा है तो आगे जो हायर सेंटर हैं, एक से अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट तो होता ही है और सब अपनी जगह बेहतर कर रहे हैं। फुटफॉल बढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे समझिए कि जो पहले संख्या हमारी ओपीडी की 25-50 होती थी और 200-250-300 हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज की है। काफ़ी संख्या बढ़ी है, कई गुना बढ़ गई है संख्या, कई सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों का अप्रोच बढ़ा है। गवर्नमेंट का भी अप्रोच पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव है। कई कॉलेज खोल रही हैं तरीके से, पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन भी अब आ रही हैं हमारे यहाँ। पहले से तो काफ़ी अच्छे सुधार हुआ मेडिसिन के मामले में। जब लोगों को मेडिसिन मिलती है, सुधार होता तो लोग और आते हैं, बनता है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ठंड में बचना है, बचाव बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ आयुर्वेद की वो तमाम दवाइयाँ, वो पद्धति, शुगर को लेकर बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि जो चीज़ें मेंशन है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल को सुधारें और धीरे धीरे कर इम्प्रूवमेंट लाएं, लेकिन विश्वास जताना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा और विंध्य अंचल में आयुर्वेद हॉस्पिटल को लेकर, आयुर्वेद को लेकर लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।